हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग अपनी 11th क्लास स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में जो संदीप गर्ग हमारी बुक है उसका चैप्टर नंबर जो 5 है टैबुलर प्रेजेंटेशन, उसका वन शॉट रिवीजन देखने वाले हैं। ओके, मतलब कि हमें क्या समझ में आया इससे कि हम इस वीडियो में जो पूरा चैप्टर है वो पूरा एक साथ में कंप्लीट कर लेंगे। और ये याद रखिएगा कि ये चैप्टर हम कौन सी बुक से ले रहे हैं, जो हमारी रेफरेंस बुक है संदीप गर्ग, उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, हर एक चैप्टर या हर एक टॉपिक का जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन या डिटेल्ड डिस्कशन है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आई होप सो कि वो आप लोगों को क्लियर भी होगा, आप लोग वो वीडियोस देख भी चुके होंगे। इफ अगर आपने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक है स्टूडेंट्स, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग आपका जो एक पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट कीजिए और उसके बाद में इस वीडियो से अपना जो रिवीजन है वो कंप्लीट कीजिए। ठीक है, क्योंकि इसका जैसे कि नेम है वन शॉट रिवीजन, तो उसके नेम में ही समझ में आ रहा है कि ये क्या है, ये रिवीजन है, तो इसे रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ही लीजिएगा। ओके, देखो एनसीईआरटी में जो है आपके जो सारे टॉपिक्स हैं वही सारे आपकी जो रेफरेंस बुक है संदीप गर्ग उसमें है, बस एक थोड़े से डिफरेंट मैनर में है, बाकी टॉपिक्स जो हैं वो सेम ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस बुक से हम नहीं पढ़ेंगे या इससे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपका जो रिवीजन है वो कंप्लीट करना है एक प्रॉपर मैनर में। ओके, तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर होंगी। और स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं विद आवर चैप्टर दैट इज टेबुलेशन ऑफ डेटा। देखो, इसके पहले जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा वो था हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा हम लोगों ने पढ़ लिया, कलेक्शन ऑफ डेटा हम लोगों ने पढ़ लिया। ओके, जो स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी है, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, उसका कलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी हो गया है। आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का एक पार्ट है टैब्यूलेशन। ठीक है, तो ये जो अब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है वो कुछ 2-3 चैप्टर्स में कंप्लीट होगा। कंप्लीटली आपका जो ये पर्टिकुलर स्टेज है वो उसका ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है दैट इज टेबुलेशन, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो एक ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू में हम सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं वो देखेंगे। क्या क्या कवर करेंगे? इंट्रोडक्शन, textual presentation, tabulation, requisites or essentials of a good table, parts of a table and types of table। ठीक है, सबसे पहले आता है क्या? इंट्रोडक्शन। देखो, रॉ डेटा आया कहां पर? कलेक्शन में। ठीक है, कलेक्शन में हमने जो है रॉ डेटा को कलेक्ट कर लिया। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या किया? उस रॉ डेटा को वेरियस एस्पेक्ट से क्लासिफाई किया। ठीक है, कुछ होमोजीनियस ग्रुप्स में, कुछ पर्टिकुलर जो है उसका क्लासिफिकेशन हुआ। अब उसके बाद में उसका ऑर्गेनाइजेशन तो हो गया, अब उसे क्या करना है? प्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स। तो प्रेजेंट करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी सुटेबिलिटी ऑफ आवर डेटा। और जो हमारा डेटा है वो किस काइंड का है, वो किसमें सबसे अच्छे से जो है उसे हम प्रेजेंट कर पाएंगे, उस वे में हम उसे प्रेजेंट करते हैं। तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के, क्या क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। सो द रॉ डेटा वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू फ्रीक्वेंसी अरेज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। नाउ वी विल एग्जामिन द मेथड्स ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा इन अ सिस्टमैटिक फॉर्म। ठीक है, हमने जो ऑर्गेनाइज्ड जो रॉ डेटा था उसको किस में ऑर्गेनाइज किया? कुछ फ्रीक्वेंसी अरेज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब कि जो डिस्क्रीट सीरीज एंड जो कंटिन्यूअस सीरीज थी उनमें। ठीक है, अब जो है हम लोग इस जो वो ऑर्गेनाइज्ड डेटा था उसको प्रेजेंट करेंगे। अब उसको प्रेजेंट करने के 3 मेन मेथड्स होते हैं, टैबुलर प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। स्टूडेंट्स, हमें इन तीनों ही मेथड्स को पढ़ना है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ टेबुलर प्रेजेंटेशन पर फोकस करेंगे। ठीक है, हमारा जो चैप्टर है वो है टैबुलर प्रेजेंटेशन, तो हम लोग सिर्फ अभी जो है टैबुलर प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे और फिर आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग जो है अपने डायग्रामेटिक और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद आवर चैप्टर। आई होप सो कि ये जो इंट्रोडक्शन है ये आप लोगों को क्लियर हो ही गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन के बारे में, जो कि टैबुलर से भी पहले आ गया कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन क्या होता है। जैसे कि उसका नाम बता दिया, टेक्स्टुअल। ठीक है, मतलब कि टेक्स्ट के फॉर्म में जो प्रेजेंटेशन कर रहे हो आप डेटा का वो होता है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। ये आप एग्जाम
एग्जाम्पल देख सकते हो, इसमें हम लोगों ने जो है एक पूरा डेटा बताया। ऑफ द 59 साइंस टीचर 21 और 35.59% हैव अर्न्ड बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री विद एजुकेशन यूनिट्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ लिखा हुआ है। अब एक सिंपल सी चीज है कि ये जो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन होता है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल भी अट्रैक्टिव जो है प्रेजेंटेशन नहीं है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। अगर मैंने आप लोगों को ये डेटा दिया है तो आप लोगों को इसमें पूरी अपनी खुद की मेहनत करनी पड़ेगी और इसे पढ़ना पड़ेगा और इसमें से जो है आपको इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज मैं प्रॉपर एक टेबल में बना के दे देती तो वो चीज आप लोगों के लिए इजी हो जाती, बिल्कुल हो जाती है ना। तो वही चीज है कि ये जो है प्रेजेंटेशन क्यों आया, बिकॉज ये ऐसे इस वे में तो हम नहीं कर सकते ना प्रेजेंट। अब ये भी एक काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ही है, बट इसे जो है बहुत ही रेयरली यूज किया जाएगा। अब कब यूज किया जाएगा, जब आपका जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो, तो इस काइंड ऑफ डेटा को यूज किया जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज इसे यूज करना इज नॉट अप्रोप्रिएट। ऐसे जो पैराग्राफ्स हैं वो हम पढ़ना नहीं चाहेंगे, राइट। सो क्या मीनिंग है इसका, व्हेन डेटा इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट इट इज नोन एज टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, ठीक है। जब टेक्स्ट के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं उसे हम ये टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। सुटेबिलिटी क्या है, इट इज मोर सुटेबल व्हेन द क्वांटिटी ऑफ डेटा इज नॉट टू लार्ज, ठीक है। ये कब सूटेबल है, ये उस टाइम पर सूटेबल है जब क्वांटिटी ऑफ डेटा बहुत ज्यादा लार्ज ना हो, मतलब कि कोई स्मॉल डेटा हो हमारे पास में। इसकी लिमिटेशन क्या हो गई, वन हैज टू गो थ्रू द कंप्लीट टेक्स्ट फॉर कॉम्प्रिहेंशन। इस पूरे कंप्लीट टेक्स्ट को पढ़ना पड़ेगा अगर कोई एनालिसिस या कोई भी मीनिंग इससे फाइंड आउट करना हो तो, ठीक है। तो ये है इसकी लिमिटेशन। अब ऑब्वियस सी चीज है कि ये काफी बोरिंग हो जाएगा और काफी एक मतलब कि हमें पूरे फोकस से देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज है। ये जो डिफरेंट यहाँ पर नंबर्स दिए, इन नंबर्स को ध्यान रखो, हम उनसे जो है फिर नोट्स बना रहे हैं या उनसे जो है हम थोड़ा सा हम अपने लैंग्वेज में उसे फ्रेम कर रहे हैं ताकि हमें ईजी रहे पढ़ने में। तो बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम हो गया ये, इसलिए ये जो पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन ये बहुत ज्यादा सूटेबल नहीं है और बहुत ही रेयरली यूज किया जाता है, ठीक है। तो आई होप सो कि जो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन से हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं किस पर, टैब्यूलर प्रेजेंटेशन पे, ठीक है। जो टैब्यूलर प्रेजेंटेशन है वो क्या है, वो क्यों होता है, उसमें क्या क्या चीजें हैं वो हम समझेंगे। अब क्या होता है टैब्यूलेशन का मतलब स्टूडेंट्स, देखो टेबल आप लोगों को पता है, टेबल जो हम बनाते हैं उसमें क्या है, डिफरेंट रोज होते हैं, डिफरेंट कॉलम्स होते हैं, ये होता है आपका टेबल, है ना। तो जो आपका टैब्यूलेशन है वो भी यही है कि आपका जो पूरा डेटा है उसे सिस्टमैटिकली अरेंज करना विद द हेल्प ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। डिफरेंट रोज को यूज करो, कॉलम्स को यूज करो, डिफरेंट हेडिंग्स दो और जो टेबल है वो फ्रेम करो, ठीक है। मतलब कि जो डेटा है उसे एक अट्रैक्टिव मैनर में और एक प्रेजेंटेबल मैनर में जो है आपको प्रेजेंट करवाना इज व्हाट वी कॉल टैब्यूलेशन, ठीक है। अब जो इतना बड़ा टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में आपने पूरा पैराग्राफ लिखा, अगर मैं उसे टैब्यूलेट कर दूं तो वो कुछ एक स्मॉल स्पेस में और कुछ थोड़े से लिमिटेड चीजों में ही मुझे उस पूरे जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन था उसका मीनिंग दे सकता है, ठीक है। सो टैब्यूलेशन जो है वो एक आपका स्पेस सेविंग चीज भी हम बोल सकते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वो थोड़ी सी स्पेस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें बता देता है। Okay, so tabulation is the systematic presentation of numerical data in rows and columns, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, हमने यहाँ पर लिया है एज ली है और यहाँ पर हमने 3 डिफरेंट हमारे जो है हेड्स लिए, रेटेड आइसक्रीम 3, रेटेड आइसक्रीम 4 एंड रेटेड आइसक्रीम 5, ठीक है। कितनी रेट की है इन्होंने, तो 18 to 24 वाली जो एज ग्रुप है उसको सबसे ज्यादा पसंद हम बोल सकते हैं आइसक्रीम 5 आई है, बिकॉज सबसे ज्यादा रेटिंग्स जो है वो आपको वहीं पर ही दिखने को मिली, ठीक है। 25 to 34 वाले जो है उन्हें आइसक्रीम 4 जो है वो सबसे बेस्ट लगी होगी और 35 प्लस जो है उन्हें भी जो है आइसक्रीम 4 जो है वो सबसे बेस्ट लगी, ठीक है। तो इससे हमने ये जो है इस पर्टिकुलर टेबल से हमने ये इन्फर कर लिया, ठीक है। अगर यही चीज एक पूरे टेक्सचुअल फॉर्म में लिखी होती तो उसको बहुत पढ़ना पड़ता और हो सकता है कि हम जो है कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट जो डेटा होता है वो स्किप कर जाते, ठीक है। बट प्रेजेंट जो आपका टैब्यूलेशन है उसने क्या किया, एक बहुत ही कम स्पेस में और
बहुत ही प्रॉपरली जो है आपका पूरा डेटा क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया, ठीक है, एक मीनिंगफुल वे में जो है प्रेजेंट कर दिया। Tabulation is one of the most important devices for presenting the data in a condensed and readily comprehensible form, ठीक है, एक कंडेंस्ड फॉर्म में, ऐसा बहुत फैला का नहीं, एक कंडेंस्ड फॉर्म में, जितना शॉर्ट में हम बता सकते थे हमने जो है पूरा आपका जो डेटा है वो प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। It attempts to furnish the maximum information in the minimum possible space without sacrificing the quality and usefulness of data, ठीक है। जो tabulation है वो क्या attempt करता है, it attempts to furnish maximum information, maximum information को minimum space में जो है प्रेजेंट करना, ठीक है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी, क्वालिटी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है, ठीक है। वो जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को मिनिमम स्पेस में अगर प्रेजेंट कर भी रहा है टेबल, तो उसमें क्वालिटी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, ओके। तो ये है इसकी जो मतलब ये है एक टैबुलेशन का बेनिफिट कि टैबुलेशन जो है वो आपका जो डेटा है उसे एक प्रॉपर वे में प्रेजेंट करता है, ठीक। तो आई होप सो कि जो मीनिंग ऑफ टैबुलेशन है ये क्लियर हो गया होगा। फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैबुलेशन पर। ये स्टूडेंट्स जो चैप्टर है बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही हम बोलेंगे कि मार्क्स स्कोरिंग हो सकता है, बिकॉज जो आपके इजी चैप्टर्स हैं वो काफी स्कोरिंग होंगे। आपसे अगर उनसे कुछ भी चीजें पूछी है तो आप जो उसे इजीली बता सकते हो, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोग जो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने वाले हो, इसी को नहीं वैसे तो सारे चैप्टर को ही अच्छे से पढ़ने वाले हो, बिकॉज सारे ही चैप्टर्स बहुत ईजी है। लेकिन अगर हम बात करें प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की स्पेसिफिकली, तो टेबुलेशन, आपका ग्राफिकल, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ये सारे ही बहुत ही इजी कंसेप्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स पर आए तो जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैबुलेशन है वो क्या है, टू इकोनोमाइज स्पेस, स्पेस को क्या कर दो, इकोनोमाइज कर दो, मतलब कि जो है स्पेस, कम स्पेस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो, कि आपको जो है किसी भी डेटा को प्रेजेंट करने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं होगी, आप कम स्पेस में ही जो है डेटा को क्या कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, कंपैरिजन हो सकेगा, जैसे कि ये वाला टेबल देखो, इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं, आइसक्रीम 3, आइसक्रीम 4 और आइसक्रीम 5 में कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। ये 18 to 24 एज ग्रुप, 25 to 34 एंड 35 प्लस, इनमें भी कंपैरिजन हो सकता है। तो ये क्या कर रहा है, इजी कंपैरिजन बना रहा है, ठीक है। हमारा जो कंपैरिजन है वो इजीली हो सकता है विद द हेल्प ऑफ टैबुलेशन। फिर आता है टू फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, जो फर्दर जो प्रेजेंटेशन की नेक्स्ट स्टेप होगी, जिसमें कि आप मीन, मीडियन, मोड, ये सब कुछ आने वाले हैं, तो वो जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हेल्प करता है। आपको एक एक्यूरेटली जो है सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एक ही जगह पर, उसकी वजह से आप सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट भी करोगे, कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं होगी जो कि आपसे इग्नोर या स्किप हो गई होगी। तो अल्टीमेटली वो जो है आपको फर्दर आपके जो एनालिसिस है उसमें ही हेल्प करने वाला है, ओके। जो फर्दर और स्टेजेस होंगी उन्हीं में वो हेल्प करेगा। टू प्रोवाइड रेफरेंस, ठीक है, वो जो है आपका टेबल जो है वो रेफरेंस प्रोवाइड करता है कि अच्छा ऐसे भी प्रोवाइड करता है कि ये जो टेबल है ये हमने इस इंफॉर्मेशन से लिया है, ये यहाँ से लिया है, तो वो चीज ये भी शो करता है, ठीक है। तो अगर कोई भी हमारा मतलब कि सेकेंडरी डेटा जिससे भी हमने अपना टेबल बनाया है उसका हम डाल दें कि हमने यहाँ से जो है इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है, तो अगर जो भी एक रीडर होगा वो चाहे तो उस पर्टिकुलर लिंक का यूज करके जो जहां से मेन इंफॉर्मेशन जनरेट की जा सकती है वहां पर भी जाया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ क्या होते हैं, ये कुछ होते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैबुलेशन की। जो टैबुलेशन है वो इन कुछ चीजों में सही है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर जो रिक्विजिट्स और एसेंशियल्स ऑफ अ गुड टेबल, ठीक है। रिक्विजिट्स मतलब कि एक जो रिक्वायर्ड चीजें हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रिक्विजिट। तो क्या एसेंशियल्स हैं एक गुड टेबल के, एक गुड टेबल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले आया टाइटल। टाइटल क्या होता है स्टूडेंट्स, ये टेबल बनाया
और इसके हेड में यहाँ पर जो है हम टाइटल बताते हैं कि ये जो टेबल है वो हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, ये होता है टाइटल। अगर टाइटल नहीं होगा तो ऑब्वियस सी चीज है कि वो जो टेबल है वो उसका जो मीनिंग है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। उसके पीछे का रीजन क्या है कि हमें पता ही नहीं है कि टेबल किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। मान लो मैंने जो है यहाँ पर मार्क्स लिखे हैं, यहाँ पर कुछ मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे हैं, ठीक है। अब ये किस चीज के मार्क्स है क्या है ये समझ नहीं आएगा अगर टाइटल नहीं है तो। अगर मैंने इसका टाइटल दे दूं कि मार्क्स स्कोर्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो वो चीज समझ में आ रही कि हाँ 10 बच्चों के मार्क्स हैं कि इन्होंने इकोनॉमिक्स में कितने मार्क्स जो है अटेन किए हैं, ठीक है, तो वो चीज यहां से हमें क्लियर हो जाएगी। तो अल्टीमेटली टाइटल का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैनेजेबल साइज क्या बोल रहा है कि आपका जो टेबल का साइज है वो मैनेजेबल होना चाहिए। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन और एक्स्ट्रा एड ऑन हो तो वो टेबल जो है उसका हम साइज चेंज कर पाए, जो टेबल जो है वो फ्लेक्सिबल हो कि उसमें हम चेंजेस कर सके, ठीक है, ऐसा होना चाहिए टेबल। एकदम ऐसा रिजिड टेबल नहीं होना चाहिए कि नहीं इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते हैं, इसमें कोई भी फर्दर कुछ भी रिक्वायरमेंट अगर है तो वो चेंज नहीं होगा, ये चीज नहीं होनी चाहिए। जो टेबल है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। अट्रैक्टिव टेबल, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ऐसा बोरिंग सा टेबल नहीं होना चाहिए। और बहुत ही ऐसा ना, जैसे कि देखो अट्रैक्टिव कैसे होगा या फिर बोरिंग टेबल जो मैं बोल रही हूँ वो कैसा हो सकता है। मान लो कि एक मैंने टेबल बनाया है, अब मैंने टेबल कुछ इतना बड़ा बनाया लेकिन इसमें मैंने 10 रोज बना दी, ठीक है, तो इस वे में जो है मैंने छोटी छोटी सी रोज एंड कॉलम्स मान लो कि मैं बना देती हूँ, ठीक है, इस वे में मैंने कुछ बना दिया। और इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन मैं लिख रही हूँ स्टूडेंट्स वो बहुत बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन हो, मान लो यहाँ पर मैं कुछ 3 डिजिट नंबर्स पुट ऑन कर रही हूँ, तो अब एक जो भी इसका रीडर होगा वो जब इस पर्टिकुलर टेबल को देखेगा तो उसे देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसमें जो है हमें बहुत ज्यादा कीनली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इसको जो है हमें बिल्कुल इसमें घुस के पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर हमें समझ में आएगा कि ये टेबल क्या दिया है, ठीक है। अब इसके अपार्ट क्या किया जा सकता था, या तो टेबल का साइज बढ़ा दो, या फिर अगर पूरी इंफॉर्मेशन एक टेबल में नहीं आ सकती तो हाफ इंफॉर्मेशन करो और उसको पर्टिकुलरली अच्छे से एक्सप्लेन करो कि इस पर्टिकुलर टेबल में क्या बताया, नेक्स्ट टेबल में आपने क्या बताया, ठीक है। अदरवाइज टेबल जो है उसका साइज आप बढ़ा सकते हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कम कर सकते हो इफ नहीं पॉसिबल है और कुछ तो, ठीक है। मतलब कि टेबल जो है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, एकदम सिंपल होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, ऐसा जो है बहुत ज्यादा हौश पौश नहीं मचानी है, एकदम क्लियर टेबल होना चाहिए, ठीक है। फिर स्पेशल एम्फेसिस, अगर किसी भी पर्टिकुलर चीज पर आपको स्पेशली एम्फसाइज करवाना है कि अच्छा रीडर जो है वो इस चीज को देखे, तो क्या करो, उस पर्टिकुलर वैल्यू को या उस पर्टिकुलर आइटम को क्या कर दो, हाईलाइट कर दो, ठीक है, कि ये चीज है। जैसे कि मान लो कि हमने जो है कुछ जीडीपी पर डेटा दे रहे हैं, ठीक है, अब जो जीडीपी पर डेटा दे रहे हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स से आप देख लो कि हम लोग दे रहे हैं कि फ्रॉम 2011 टू 2021 कितना जो है जीडीपी इंडिया का रहा है, ईयर ऑन ईयर हम बता रहे हैं। अब आपको स्पेशल एम्फेसिस किसी एक पर्टिकुलर ईयर पर करवाना हो, जैसे कि एक जो हम बोल सकते हैं एक पेंडेमिक आया, ठीक है, कोरोना वायरस, तो उसकी वजह से वो कब आया, 2020 में स्टार्ट हुआ था और 2021 वाला जो ईयर है उस पर सबसे ज्यादा उसका इफेक्ट हुआ, ओके, बिकॉज इंडिया में वो समथिंग अराउंड फरवरी मार्च में स्टार्ट हुआ, तो वो जो हमारा 2020 फाइनेंशियल ईयर था वो तो कंप्लीट हो गया। जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर था दैट वाज फ्रॉम 2020 टू 2021 वाला जो था, इस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ। तो अगर आपको कुछ बताना हो कि इस ईयर में इतना जीडीपी था तो उसे हाईलाइट कर दो, ठीक है। कहीं पर भी स्पेशल एम्फेसिस की जरूरत है तो वहां पर आप अगर किसी भी चीज पर स्पेशल एम्फेसिस डालना है तो उसको जो है हाईलाइट करो या उसको कुछ डिफरेंट वे में लिखो ताकि वो सबसे अलग दिखे और एक रीडर का जो है उस पर ध्यान जाए ही जाए, ठीक है। फिर सूट दी पर्पस जैसे कि समझ में बिल्कुल आ रहा है कि सूटेबल होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपकी पर्पस ऑफ स्टडी है उस पे बिल्कुल ये सूटेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप जो हो टेबल और कुछ बना दिया और आपका जो
आपका जो इन्वेस्टिगेशन है वो किसी और चीज पर चल रहा हो, ठीक है। एंड सिंप्लिसिटी, कैसा टेबल होना चाहिए, सिंपल टेबल होना चाहिए, ठीक है, एकदम सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेबल नहीं बनाना है, हेड्स के सब हेड्स पे सब हेड्स पे सब हेड्स नहीं बनाने, जितना सिंपल आप टेबल बना सकते हो उतना सिंपल टेबल बनना चाहिए। ओके, ये कुछ हमारे रिक्विजिट्स हैं स्टूडेंट्स जो कि आप लोगों को ध्यान रखने हैं। फिर आगे आता है कंपैरिजन ऑफ डेटा, ठीक है, जो डेटा है वो कंपेरेबल होना चाहिए और कंपैरिजन पॉसिबल होना चाहिए। ऑब्वियसली चीज है, एक टेबल में कंपैरिजन कर पाना इज वेरी कंपलसरी, तो डेटा जो है या जो टेबल है वो इस वे में ही बनाना चाहिए कि उसमें जो कंपैरिजन है वो पॉसिबल हो। फिर कॉलम्स एंड रोज शुड बी नंबर्ड, जो डिफरेंट कॉलम्स एंड रोज आप बना रहे हो उन्हें नंबर करो कि अच्छा ये फर्स्ट कॉलम है, फिर ये सेकेंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। सेम गोज टू रोज की ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, थर्ड रो है, ठीक है। तो उस वे में क्या है, एक पर्सन को क्लैरिटी रहेगी कि ये पर्टिकुलर रो है। अगर आप कॉलम्स के और सब हेड्स बना रहे हो तो उसे भी पर्टिकुलरली क्या करो, अच्छे से पूरा जो है डिटरमाइन करो, डिफाइन करो, ठीक है, एक एक चीज को डिफाइन करो। फिर क्लैरिटी, कैसा होना चाहिए, टेबल में क्या होनी चाहिए, क्लैरिटी बनाई होनी चाहिए, ठीक है, क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें। फिर यूनिट्स, यूनिट्स क्या बोल रहा है, अब देखो डिफरेंट डिफरेंट आप क्या लोगे, वैल्यूज लोगे, जैसे कि मार्क्स है तो मार्क्स किस में आ गए, आपके नंबर्स में आ गए। वहीं अगर मैं बोलूं वेट, तो वेट आप किस में लोगे, केजीज में लोगे, ठीक है। तो उस बेसिस पर आप लिखो कि वेट्स इन केजीज, या फिर मैं बोलूं कि मनी इन रुपीज, ठीक है, या मिल्क इन लीटर्स। तो इस वे से जो है यूनिट्स जो है हमें स्मॉल ब्रैकेट में बतानी है। जैसे कि ये वेट्स लिखा हुआ है तो इसके नीचे आपको इस वे में जो है आपके टेबल में डिफाइन करना है कि ये वेट्स किस फॉर्म में आपने लिखे हैं, ठीक है। या कोई भी काइंड ऑफ, मैं बोल रही हूँ मार्क्स है, मान लो मार्क्स जो है वो परसेंटेजेस में दिए हैं मैंने, ठीक है, तो इसके भी डाउन साइड आपको क्या लिखना है, इन परसेंटेज, ताकि वो चीज समझ में आए कि हाँ आपका जो वैल्यूज आपने लिए हैं वो किस फॉर्म में आपने लिए हैं, ठीक है। सो द यूनिट डेजिग्नेशन शुड बी गिवन एट द टॉप ऑफ द टेबल बिलो द टाइटल लाइक प्राइस इन रुपीज एंड वेट इन केजीज, ठीक है। जो भी आपका टाइटल होगा उसके बिलो यहाँ पर आपको लिख देना है। लेकिन ऐसा होगा स्टूडेंट्स की कभी कभी क्या होता है कि टाइटल तो ठीक है जो है वो है, लेकिन जो टेबल है उसमें आपका वेट भी हो, हाइट भी हो, ठीक है। मान लो कि एक टेबल है उसमें वेट भी है, हाइट भी है, मार्क्स भी है, अगर सब कुछ है तो फिर ये टाइटल के पास आपको नहीं लिखना है। फिर आपको क्या करना है, ये जो सारे आपके डिफरेंट डिफरेंट आप कॉलम्स बनाओगे उनमें जो आप हेडिंग दोगे उसके नीचे लिखना है। जैसे कि वेट के नीचे लिख दिया उसका इन केजी है, ठीक है। हाइट्स आपने अगर सेंटीमीटर्स में लिए तो वो लिख दी, मार्क्स आपने परसेंटेजेस में लिए वैसे लिख दिए, ठीक है। तो मतलब कि इनके फिर सब हेड बना देना, फिर टाइटल के नीचे नहीं लिखना होता है। ओके, ये कुछ क्या होते हैं, ये कुछ होते हैं हमारे रिक्विजिट्स, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ गुड टेबल। एक गुड टेबल में ये सारी चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक टेबल में ये सारी चीजें प्रेजेंट हो तो वो एक गुड टेबल कहलाता है। ओके, तो आई होप सो कि आप लोगों को जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक। फिर आता है स्टूडेंट्स पार्ट्स ऑफ टेबल, ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पार्ट्स ऑफ टेबल। टेबल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आया टेबल नंबर। जब आप टेबल बनाते हो, ओके, आपकी बुक्स में देखिएगा जब आपकी बुक्स में एक टेबल गिवन होता है तो सबसे ऊपर यहां पर लिखा होता है टेबल नंबर, ठीक है, टेबल नंबर 4.1। यह आपको क्या बता रहा है कि ये जो है, मान लो कोई चैप्टर है 4, ठीक है, जो टेबल नंबर 4.1 है वो आपको क्या शो कर रहा है कि 4th चैप्टर का फर्स्ट टेबल, दिस इज टेबल नंबर 4.1। ओके, तो इस वे में जब भी हम कोई टेबल बनाएंगे तो टेबल के ऊपर हमको क्या लिखना है, टेबल नंबर लिखना है, ठीक है, जो कि हमें पर्टिकुलरली बताएगा कि ये कौन सा टेबल है। टेबल नंबर 4.2 वो क्या शो कर रहा है कि 4th चैप्टर का सेकेंड टेबल, ठीक है। तो इस वे में जो भी आपकी पर्टिकुलर एनालिसिस होती है, स्टडी होती है, उसके बेसिस पर आपको टेबल नंबर लिखना होता है। तो सबसे पहले क्या आ गया, आपका टेबल नंबर आ गया। सो द टेबल नंबर मे बी गिवन ऑन द टॉप ऑफ द टेबल और एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइटल ऑफ द टेबल। इसको आप टॉप ऑफ द टेबल भी दे सकते हो या फिर टाइटल के बिगिनिंग में भी दे सकते हो, मतलब कि इस वे में नहीं लिखकर कुछ ऐसा भी लिख सकते हो, 4.1 मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है।
कुछ इस वे में भी लिख सकते हो। इसका मीनिंग भी वही है कि 4.1 है टेबल और वो क्या आपका टाइटल क्या हो गया, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, सबस्क्रिप्टेड नंबर लाइक 1.2, 2.1 एक्सेट्रा आर ऑल्सो यूज्ड। अगर ये मतलब ये सबस्क्रिप्टेड ही था जो मैंने आपको बताया, इसकी जगह पे आप टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 इस फॉर्म में भी आता है अकॉर्डिंग टू दी सुटेबिलिटी। ठीक है, कि क्या आपका टेबल नंबर होना चाहिए उसके सूटेबिलिटी। अब अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो ये टेबल नंबर 4.1 नहीं लिखोगे, और अगर ऊपर टेबल नंबर 4.1 लिख रहे हो तो फिर 4.1 यहां पर नहीं लिखोगे, दोनों में से एक ही जगह पर लिखना है, ऐसे ओवरलैपिंग हमें नहीं करनी है। ठीक है, तो टेबल नंबर ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द टेबल। फिर आता है आपका टाइटल। ओके, ये जैसे कि टाइटल लिखा, टाइटल जो है वो बिल्कुल अच्छे से स्पेसिफिकली जो है आपके पूरे टेबल का जो ऑब्जेक्टिव है वो डिफाइन करना चाहिए। ठीक है, टाइटल बिल्कुल हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें कि इस टेबल के अंदर जितने भी फीचर्स हैं वो सारे वहां पर हमें समझ में आ जाए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ही बड़ा सा टाइटल लिख दो, जितना शॉर्ट और सिंपल होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो ये होता है क्या, टाइटल। टाइटल क्या है, एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है कि कंटेंट क्या है इस टेबल के। ठीक है, सो टाइटल इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ टेबल। The title should be clear, self-explanatory and free from any ambiguity। ठीक है, टाइटल कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, मतलब कि ये जो टाइटल है वो क्लियरली अपने आप को एक्सप्लेन कर दे कि हाँ इस टेबल में ये सारी चीजें, एंड फ्री फ्रॉम एनी एम्बिग्यूटी, मतलब कि कोई भी कंफ्यूजन से जो है ये फ्री होना चाहिए। ठीक है, अ टाइटल शुड बी ब्रीफ एंड शुड बी प्लेस्ड इन प्रोमिनेंट प्लेस यूजुअली बिलो द टेबल नंबर। ठीक है, ये यूजुअली क्या होता है, टेबल नंबर के बिलो होता है, इसके साइड में भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। ठीक है, और ये यूजुअली कहाँ होगा, मतलब यूजुअली नहीं, ये हमेशा ही कहाँ होगा, इस टेबल के अबव होगा, और जितना ब्रीफ होगा उतना ज्यादा बेटर है। लेकिन ब्रीफ के साथ में ये भी याद रखना कि वो पूरे अच्छे से जो है एक्सप्लेन कर पाए आपका इस टेबल के अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं उन्हें। ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी होना चाहिए ब्रीफ के साथ साथ। ओके, तो ये क्या होता है, ये होता है टाइटल, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग या अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर टेबल। ठीक है, आई होप सो कि ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर आता है कैप्शंस और कॉलम हेडिंग्स। ठीक है, अब कैप्शंस या फिर कॉलम हेडिंग्स क्या है, हमें पता है टेबल क्या होता है, टेबल में कॉलम्स होते हैं एंड रोज होते हैं। ठीक है, ये जो इस वे में आपको दिखते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये है आपके कॉलम्स, एंड जो ऐसे वाले होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके रोज। ठीक है, अब जो कॉलम्स हैं उनकी हेडिंग्स आपको देनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने बोला मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वो आपने जो है हेडिंग दी, क्या वो जो चीज है वो शो कर रहा है कि इस कॉलम के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो कॉलम की हेडिंग होती है स्टूडेंट्स, उसे हम कैप्शन बोलते हैं। पता होना चाहिए ये चीज आप लोगों को कि जो कॉलम की हेडिंग है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी कैप्शन। ठीक है, तो ये आया क्या आपका कैप्शन, ये बनी आपकी कॉलम की हेडिंग, उसके अंदर के जो सब हेड्स हैं वो भी हो सकते हैं, और सब हेड्स के अंदर भी और जो है कॉलम हेड्स हो सकते हैं। वो जितने आपका टेबल है उसके हिसाब से ये हेड्स जो है वो डिफाइन होंगे। ओके, बट जो भी कॉलम हेडिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कैप्शन, जो कि एक कॉलम में क्या क्या चीजें हैं उस चीज को समझाती है। ठीक है, सो कैप्शंस रिफर टू द हेडिंग्स और डिजिग्नेशन of vertical columns. Okay, these are what, vertical columns. Captions are generally written in the mid of the columns in small letters to occupy less space. ठीक है, यूजुअली ऐसे मिडिल में आपको दिखता है, साइड अलाइन नहीं होता है, वो मिडिल अलाइंड होता है स्मॉल लेटर्स में, ताकि कम स्पेस वो ऑक्यूपाई करे और वो समझा दे। जो आपके कॉलम हेडिंग्स है या फिर जो कैप्शंस है वो भी ऐसे होने चाहिए जो कि आपके इस कॉलम में आने वाली चीजों को एक्सप्लेन कर सके कि वो क्या है। ओके, तो आई होप सो कि कैप्शंस या फिर जो कॉलम हेडिंग्स है ये आप लोगों को क्लियर हो गई है। फिर आता है स्टब्स और रो हेडिंग्स। ठीक है, जैसे कि कॉलम हेडिंग्स हम लोगों ने पढ़ी, वैसे ही क्या आएगा आपका रो हेडिंग्स। अब रो हेडिंग्स को आप क्या बोलते हैं, रो हेडिंग्स को हम स्टब्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि इधर वाली तो क्या आ गई, ये आ गई आपकी कैप्शन, लेकिन जो ये रोज होती है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है ये वाली, इनकी जो हेडिंग्स होती है वो कहलाती है रो हेडिंग्स, या फिर हम इन्हें स्टब्स बोलते हैं। स्टब्स एंड कैप्शंस क्या होते हैं, बिना कंफ्यूजन के आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पर जो रोज के पहले जो यहाँ पर हेडिंग होगी वो होगी आपकी स्टब्स, ठीक है। सो स्टब refers to the headings of horizontal rows. A brief description of a row headings may also be given at the left hand top in the table, ठीक है। एक जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है इन रोज का वो भी हो सकता है कि दिया हुआ हो, अगर कोई आपका ऐसा टेबल है या ऐसा टॉपिक है जिसमें देने की जरूरत पड़े तो दे दो, नहीं तो अगर नहीं भी लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई होप सो कि स्टब्स एंड कैप्शंस जो है ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। फिर आती है बॉडी ऑफ द टेबल। अब बॉडी ऑफ द टेबल क्या है? ये जो मिडिल वाला पार्ट है ये होती है बॉडी ऑफ द टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट, और एक जो मेन पार्ट है जहां से हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, तो इसका भी एकदम करेक्टली एक्यूरेट होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेबल एज इट कंटेन्स डेटा, ठीक है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है टेबल का, क्यों? बिकॉज ये क्या कंटेन करते हैं? ये कंटेन करते हैं पूरा जो डेटा होगा वो, ठीक है। लोकेशन ऑफ एनी वन फिगर और डेटा इन द टेबल इज फिक्स्ड एंड डिटरमाइंड बाय रो एंड कॉलम ऑफ द टेबल, ठीक है। अब कोई भी फिगर कहां पे होगा वो डिटरमाइन कैसे होगा? रो और कॉलम से। आपने क्या कॉलम का जो है टाइटल दिया है, कॉलम की क्या हेडिंग है और रो की क्या हेडिंग है, उसके बेसिस पर जो है एक फिगर कहां जाएगा वो डिटरमाइन होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली मतलब कि फिगर्स जो है वो हमें ये जरूर देखना है कि वो सही जगह पर प्लेस हो, ठीक है। ये होती है आपकी बॉडी जिसमें कि सारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो वहां पर अवेलेबल हो, ठीक है। तो आई होप सो कि बॉडी ऑफ द टेबल आप लोगों को क्लियर होगी। The size and shape of the main body should be planned in view of the nature of figures and the objective of investigation, ठीक है। जो साइज और शेप होने वाला है बॉडी का, ठीक है, बॉडी ऑफ द टेबल का, वो किसके बेसिस पर प्लान करना चाहिए कि जो नेचर है फिगर्स का और जो ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टिगेशन का, ठीक है। अगर फिगर्स बहुत बड़े हैं तो थोड़ा सा जो है स्पेशियस बनाओ, अगर फिगर्स छोटे हैं, अगर एक जो है स्मॉल जो हमारे अगर बॉक्सेस होंगे, अगर उनमें वो जो फिगर्स हैं वो क्लियरली विजिबल हो तो आप स्मॉल टेबल बना सकते हो, अदरवाइज साइज थोड़ा सा लार्ज रखो, ठीक है। तो मतलब कि क्या नेचर है इन्वेस्टिगेशन का और क्या नेचर है फिगर्स का, उसके बेसिस पर जो है साइज डिटरमाइन किया जाता है, साइज एंड शेप जो है वो डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। एज बॉडी ऑफ द टेबल रिवील्स द होल स्टोरी ऑफ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स ऑफ द स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, इट इज नेसेसरी टू बी केयरफुल सो दैट इररिलेवेंट डेटा डज नॉट फाइंड प्लेस इन द टेबल, ठीक है। जो बॉडी ऑफ द टेबल होती है वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे रही है ना, जो पूरा जो आगे यूज होने वाली इंफॉर्मेशन है वो आपको उस बॉडी में ही मिलने वाली है। तो ये बहुत ही केयरफुली हमें देखना चाहिए कि कोई भी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को प्लेस ना मिले टेबल में, ठीक है। कोई भी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो ना हमारी जो टेबल है उसमें आ पाए, ओके। ओनली रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, ओनली वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि जरूरी है और इंपॉर्टेंट है। ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन हम लोग लीव ना कर दें, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो हमसे छूट ना जाए जो कि उस टेबल का पार्ट होनी चाहिए थी, ठीक है। मतलब कि बहुत ही एटमोस्ट केयर से जो है और एटमोस्ट ऑब्जर्वेशन से जो है ये चीज बनानी है, ओके। जो टेबल है वो हमें फ्रेम करना है, ओके। तो आई होप सो कि बॉडी ऑफ द टेबल आप लोगों को क्लियर है। फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे कि अभी मैंने आपको रिक्विजिट्स में बताया था कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमें बताना होता है, वही सेम कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमें जो है प्रॉपरली डिफाइन करना है। या तो आप टाइटल में बता दोगे आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट, अगर पूरा जो आपका टेबल है उसमें एक ही यूनिट हो तो। अगर आपके डिफरेंट यूनिट्स आपने लिए हैं तो जो है प्रॉपर हेडिंग जो है उसके नीचे उसके यूनिट्स जो है वो आपको क्या करने हैं, स्पेसिफाई करने होते हैं, ठीक है। So the unit of measurement of the figures in the table, actual data, should always be stated along with the title if the unit does not change throughout the table, ठीक है। अगर जो यूनिट है वो थ्रू आउट द टेबल अगर चेंज नहीं होता है तो वो किसके साथ में प्लेस करेंगे हम, टाइटल के साथ में। अगर वो चेंज होता है तो फिर आप प्रॉपर जो डिफरेंट हेडिंग्स हैं उनमें आप लिखोगे, ठीक है। बस ये याद रखना है कि स्पेसिफाई करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और करना ही करना होता है स्पेसिफाई, ठीक है। So however, if there are different units for rows or columns, then these units must be stated along with the stubs and captions,
अरेंज, ठीक है। अगर डिफरेंट यूनिट्स है रोज और कॉलम्स के, तो इन्हें जो है प्रॉपरली स्टब्स और कैप्शंस, मतलब कि रो हेडिंग्स एंड कॉलम हेडिंग्स जो है उनमें प्रॉपरली हमें जो है डिफाइन करना होता है। इन केस ऑफ लार्ज फिगर्स दे शुड बी राउंडेड अप एंड द मेथड ऑफ राउंडिंग शुड बी इंडिकेटेड, ठीक है। अगर लार्ज फिगर्स हैं तो उन्हें राउंड अप कर दो, जैसे कि मान लो कि 1 लाख है, ठीक है। तो हो सकता है कि मैं जो हूं 3 डिजिट नंबर ले रही हूं, तो मैंने यहाँ पर जो है 000 जो है वो डिफाइन कर दिया, ठीक है, कि ये जो है आप मैंने राउंड अप किया है और ये जो है उसमें आपको इतना ऐड करना होगा, ठीक है। तो मतलब कि हर एक चीज को हमें प्रॉपरली स्पेसिफाई करना है। कोई भी एब्रिविएशंस हम यूज करते हैं तो हमें स्पेसिफाई करने होते हैं। अब ये कहाँ करेंगे वो अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है, कि ये सारी चीजें भी हम कहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। अभी यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है ये आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर आते हैं हेड नोट्स। अब हेड नोट्स क्या है? सो इन केस द मेन टाइटल फेल्स टू कन्वे कंप्लीट इंफॉर्मेशन, अ हेड नोट इज ऑल्सो गिवन इन स्मॉल ब्रैकेट्स इन प्रोमिनेंट वर्ड्स जस्ट बिलो द मेन टाइटल। अब ये हो सकता है कि कभी कभी जो आपका मेन टाइटल है वो अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पा रहा हो आपका जो पूरा कंटेंट है टेबल का, ओके। टाइटल बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत ही कैची होना चाहिए और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, बिकॉज टाइटल को देखकर ही हम जो है उस टेबल को प्रेफर करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो जो है सब कुछ टाइटल पर डिपेंडेंट होता है। तो अगर टाइटल मान लो कि बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा हो या टाइटल जो है वो प्रॉपरली नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हो, तो हम लोग हेड नोट्स यूज करते हैं। हेड नोट्स जो है वो आपके टाइटल के बिलो ही आएंगे, जो कि आपके टाइटल में जो चीज छूट गई है उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। हेड नोट्स इज इंसर्टेड टू कन्वे ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा। हेड नोट क्यों इंसर्ट किए जाते हैं? ये इंसर्ट किए जाते हैं जो सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है डेटा की वो बताने के लिए, ठीक है। ऑल्सो नोन एज प्रेफरेटरी नोट्स, इसे जो है प्रेफरेटरी नोट्स भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि हेड नोट्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रेफरेटरी नोट्स, ठीक है। हेड नोट्स कहां पे आएंगे? हेड नोट, हेड ऊपर है तो हेड नोट भी ऊपर आएगा, मतलब कि आपके टेबल के ऊपर आएगा, टाइटल के नीचे आएगा। ये ऐसे याद रख लो आपकी हेड नोट्स कहां आएंगे, ठीक है। फिर आते हैं सोर्स नोट। अब सोर्स नोट क्या है? आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है, वो डेटा आपने कहां से लिया है, आपका क्या सोर्स था जहां से आपने ये कलेक्ट किया है, वो होता है सोर्स नोट, ओके। सो सोर्स नोट रेफर्स टू द सोर्स फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन हैज बीन टेकन, ओके। जहां से इंफॉर्मेशन हम लेते हैं उसे हम बोलते हैं सोर्स, और वो जो सोर्स है वो अगर हम डिफाइन कर दें कि हम लोगों ने जो है इस टेबल को इस पर्टिकुलर सोर्स से कलेक्ट किया है, वो हमने डिफाइन कर दिया, तो वो आप सोर्स नोट में लिखते हो, जो कि यूजुअली जो है आपके टेबल के नीचे आता है, ठीक है, बिलो द टेबल आते हैं ये। सो सोर्स नोट इज गिवन इन केस ऑफ सेकेंडरी डेटा, ठीक है। सोर्स नोट इज जनरली रिटन एट द बॉटम ऑफ द टेबल, एट द बॉटम ऑफ द टेबल। अब जरूरी नहीं कि हर एक टेबल में सोर्स नोट हो, जिसमें अगर हमारा कोई प्राइमरी डेटा है तो ऑब्वियसली चीज है कि हमने किसी सोर्स से कलेक्ट नहीं किया, खुद ने कलेक्ट किया, तो सोर्स नोट होगा ही नहीं। अगर हमने जो है डेटा किसी सेकेंडरी डेटा या सेकेंडरी सोर्स से जो है कलेक्ट किया है तो वो जरूर सोर्स आ सकता है। इफ वी वांट कि हमें जो है सोर्स रिवील करना है तो हम सोर्स नोट लिख देंगे, अगर हमें नहीं करना है तो हम सोर्स नोट नहीं लिखेंगे। सोर्स नोट कहाँ पे बताया जाता है या कहाँ पे लिखा जाता है? तो वो बिलो द टेबल होता है, ठीक है। टेबल के नीचे जो है हम सोर्स नोट डिफाइन करते हैं। फिर क्या इंपॉर्टेंस है सोर्स नोट का? सो सोर्स नोट इज इंपॉर्टेंट फॉर 3 रीजंस। इट गिव्स क्रेडिट टू द सोर्स पर्सन और ग्रुप हु कलेक्टेड द डेटा। ये क्या कर रहा है? क्रेडिट दे रहा है कि हाँ हमने जो है यहाँ से लिया, वो क्रेडिट देना ही होता है। इट प्रोवाइड्स अ रेफरेंस टू सोर्स मटेरियल विच मे बी मोर कंप्लीट, ठीक है। ये जो है एक रेफरेंस प्रोवाइड करता है कि यहाँ से हमने ये लिया है। अगर किसी को प्रॉपर उस सोर्स से देखना होगा तो वो पर्सन उस सोर्स से जाकर और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, बिकॉज हो सकता है ना कि हमारे टेबल में हमने अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है डेटा को नोट डाउन किया हो, लेकिन किसी और को और एक्स्ट्रा डेटा चाहिए हो जो कि उस सोर्स से मिल सके, माइट बी पॉसिबल, ठीक है। तो इसलिए वो सोर्स नोट जो है वो सही रहता है। इट प्रोवाइड्स सम आइडिया ऑफ द रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा एंड द सोर्स। ये जो सोर्स नोट है ये थोड़ा रिलायबिलिटी शो करता है कि हाँ हम उस डेटा पर रिलाय कर सकते हैं अगर हम एक सोर्स नोट देखें तो, ठीक है। आप यूजुअली कोई भी एक
एक ऐसा सोर्स देखोगे जो कि आपको लगेगा कि हाँ ये वेबसाइट थोड़ी जो है ट्रस्ट वर्दी है, या ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये तो सही डेटा देंगे, तो वो एक जो है रिलायबिलिटी भी बढ़ाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस होते हैं किसके, सोर्स नोट के। फिर आते हैं फुट नोट्स। अब जैसे कि देखो हेड नोट कहाँ लिखा था, हेड ऊपर है, हेड नोट ऊपर आया था। फुट नोट, फुट नीचे होता है आपकी बॉडी में, राइट, तो टेबल के भी जो नीचे आएंगे वो आएंगे फुट नोट्स। फुट नोट्स होते क्या हैं, फुट नोट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द टेबल, ये होते हैं लास्ट पार्ट टेबल के। ठीक है, footnotes are meant to clarify anything which is not clear from the heading, title, stubs and captions etc. ठीक है, पूरे टेबल में अगर कोई भी चीज है जो कि आपने एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखी हो, या कोई भी ऐसी चीज है जो कि ऊपर या जो जब हमने मेन हेडिंग्स में लिखी थी सॉरी तब वो क्लियर ना हो पाई हो, तो आप फुट नोट में एक्सप्लेन करते हो। ठीक है, आप जो सारे एब्रिवेशंस होते हैं, सारे जो कोई भी काइंड ऑफ अगर सिंबल यूज किया है तो उसका मतलब क्या है, वो जो सारी चीजें हैं वो आप एक्सप्लेन करते हो इन दी फुट नोट। ठीक है, ताकि एक पर्सन जब एक टेबल देखेगा उसे कंफ्यूजन होगा कि ये क्या लिखा हुआ है या इसका क्या मतलब है, वो फुट नोट देखेगा और उसे क्लियर हो जाएगा कि अच्छा इस पर्टिकुलर सिंबल का जो मीनिंग यहाँ पर दिया गया है वो ये है। ठीक है, सो व्हेन देयर आर मोर देन वन फुट नोट दे आर सिक्वेंशियली नंबर्ड। ठीक है, अगर एक से ज्यादा फुट नोट है तो उनको हम सिक्वेंशियली क्या करते हैं, नंबर कर देते हैं। जैसे कि मान लो एक टेबल है जिसमें कि हमने कोई कैप्शन या किसी भी चीज के लिए हम लोग फुट नोट बना रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये कोई कैप्शन लिखा है, ठीक है, मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, तो ये जो 1 लिखा है ये आप फुट नोट में जाकर देखोगे तो वहां पर भी 1 के आगे जो नंबर होगा, ठीक है, मतलब कि जो भी एक्सप्लेनेशन होगा, ये यूजुअली स्टूडेंट्स ये बहुत ही जो है अगर कॉमन वे में बताऊं तो आप लोगों को इंग्लिश बुक्स में बहुत देखने को मिलता है। ठीक है, जो आपके पैराग्राफ्स होते हैं उनमें ऐसे कुछ ऊपर जो है 1 2 कुछ लिखा हुआ होता है कुछ किसी टर्म पर, और फिर उसको आप नीचे जाकर देखते हो तो उसका मीनिंग शो किया जाता है। ठीक है, एंड 11th-12th क्लास में तो ये इतना ज्यादा आपको फुटनोट वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप आपके जो प्रीवियस क्लासेस है उनमें देखोगे, साइंस की बुक्स में देखोगे, सोशल की बुक्स में देखोगे, तो उनमें फुटनोट्स होते हैं। मतलब कि जो पेज है उसमें अगर कुछ ऐसा कोई टर्म है जो कि डिफिकल्ट है या कुछ है तो उसका मीनिंग जो है नीचे लिखा होता है। एक पेज पे अगर 2-3 चीजें होती है तो वो सिक्वेंशियली नंबर्ड होती है 1 2 3, और उसी वे में आपके जो है नीचे एट द एंड ऑफ द पेज जो है आपका सब कुछ ये लिखा होता है कि इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था। ठीक है, वही होते हैं फुटनोट्स। वैसे ही जब हम टेबल के बिलो बना देते हैं तो वो जो है हमारे टेबल के फुटनोट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्या थे, हमारे पार्ट्स थे। अब फुटनोट्स इंपॉर्टेंट कहां है? सो फुटनोट्स आर जनरली यूज्ड फॉर द फॉलोइंग रीजन, टू पॉइंट आउट एनी एक्सेप्शंस। ठीक है, जो कोई भी एक्सेप्शंस है या कोई भी चीज है तो वो पॉइंट आउट करने के लिए यूज कर दिया। एनी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस अफेक्टिंग द डेटा, ओके, एंड टू क्लैरिफाई एनीथिंग इन दी डेटा। ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या ये कुछ हमारी चीजें हैं जो कि जिनकी वजह से जो है हम फुटनोट जो है वो बनाते हैं या फुटनोट जो है वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, सो आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है। अब आते हैं हमारा जो सब कुछ हमने पढ़ा उसका एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखना चाहे हम तो। ठीक है, क्या है हमारा ये फॉर्मेट ऑफ टेबल हमने लिया है। सबसे ऊपर आ गया टेबल नंबर, फिर आ गया टाइटल। ठीक है, फिर आएगा यहाँ पर हेड नोट इफ एनी, टाइटल के नीचे आएगा अगर हेड नोट है कुछ भी तो। ठीक है, इधर आएंगे स्टूडेंट्स आपकी रो हेडिंग्स। ठीक है, ये सारी जो है स्टब एंट्रीज है, इस रो को जो भी डिफाइन कर रहे हैं। कॉलम हेडिंग्स आएंगी कैप्शंस। ठीक है, कैप्शंस में आप सब हेड देख रहे हो, फिर कॉलम हेड देख रहे हो। इधर जो है टोटल होगा रोज का, इधर टोटल होगा किसका, कॉलम्स का। ठीक है, और ये जो मिडिल में है ये क्या है, ये है आपकी बॉडी। इस वे में जो है स्टूडेंट्स आपका जो पूरा टेबल है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसके डाउन साइड अगर मान लो कोई सोर्स नोट है तो आप यहां पर जो है सोर्स नोट लिखने वाले हो, और अगर फुट नोट है तो वो भी यहीं पर ही आता है आपका। ठीक है, मतलब कि इस टेबल के बिलो जो है आपका सोर्स नोट एंड फुट नोट जो है
वो आता है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके पार्ट्स ऑफ टेबल। आई होप सो कि ये जो पार्ट्स ऑफ टेबल है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए हैं। ठीक है, अच्छे से मतलब कि अब जब आप टेबल बनाओगे तो इन सारे पार्ट्स को जो हो आप याद रखने वाले हो। ठीक है, तो फिर अब ये पार्ट्स ऑफ टेबल हो गया, तो फिर अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक पर आते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ टेबल। अब हम देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेबल्स होते हैं। ओके, तो ये कुछ हमारे टाइप्स ऑफ टेबल है। ब्रॉडली पहले हम इन्हें 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव और पर्पस के हिसाब से टेबल बनाना, फिर नेचर ऑफ डेटा के हिसाब से टेबल बनाना, और एक्सटेंट ऑफ कवरेज। ठीक है, कितना जो है हमारा कवरेज होगा उसके अकॉर्डिंग टेबल को फ्रेम करना। ओके, अब इसमें भी जो सब हेड्स हैं दैट इज ऑब्जेक्टिव और पर्पस में आप देखोगे जनरल पर्पस टेबल एंड स्पेशल पर्पस टेबल। फिर वही हम देखें नेचर ऑफ डेटा में, तो यहाँ पर आएंगे कुछ ओरिजिनल टेबल एंड डिराइव टेबल, और एक्सटेंट ऑफ कवरेज में आएंगे सिंपल टेबल एंड कॉम्प्लेक्स टेबल। ठीक है, इन 6 टेबल्स को हम अभी पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में समझने वाले हैं कि कौन से टेबल्स इसमें मतलब कि क्या इनके अंदर हम कैसा डेटा फ्रेम करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विथ जो ऑब्जेक्टिव और पर्पस है उससे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे जनरल पर्पस टेबल। अब देखो जैसे कि नेम ने बता दिया कि जनरल पर्पस, ऐसा टेबल बनाना है जो कि जनरल पर्पस के लिए यूज हो, ऐसा टेबल जिसमें कि ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कि जो रॉ डेटा मिलेगा, जो कलेक्शन करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, उसके बाद में वो जो डेटा है ऑलमोस्ट वो सारा ही डेटा जो है हम टेबल में फ्रेम कर देंगे, तो वो कुछ होगा आपका जनरल पर्पस टेबल की वो जनरल पर्पस के लिए। ओके, वहीं अगर मैं स्पेशल पर्पस की बात करूं स्टूडेंट्स, तो वो क्या हो जाएगा, किसी पर्टिकुलर स्पेशल पर्पस से आपने उस टेबल को फ्रेम किया है, मतलब कि कुछ काइंड ऑफ आपकी जो भी स्पेशल जो आपकी इंफॉर्मेशन होगी उसको आप नोट डाउन करने वाले हो। ठीक है, तो वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आप बनाओगे जो होता है स्पेशल पर्पस। लेकिन जब हम जनरल पर्पस की बात करते हैं तो ये एकदम जनरल सेंस में हम लोग इसे बनाते हैं। ठीक है, सो जनरल पर्पस टेबल रिप्रेजेंट्स द रॉ डेटा इन ग्रेट डिटेल एंड कवर्स वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन दी सेम सब्जेक्ट। ठीक है, जो रॉ डेटा है उसे ग्रेट डिटेल में यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, और जो वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन है वो रहती है उस टेबल में। ओके, such tables are usually large in size and are generally given in the appendix for reference. These tables can be used for many purposes. They are also used extensively in the reports of government departments. ठीक है, ऐसे जो टेबल्स होते हैं, जो ये जनरल पर्पस टेबल होते हैं, ये बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, और ये जो है ये थोड़े लार्ज इन साइज होते हैं। उसका रीजन क्या है, बिकॉज यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन होती है ना, हम कोई एक स्पेशल टॉपिक या स्पेशल चीज की इंफॉर्मेशन नहीं लिखेंगे, हम जो है एक टोटल इंफॉर्मेशन उसमें नोट डाउन करते हैं, इसलिए जो साइज होता है वो कैसा होता है, लार्ज होता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज रेफरेंस टेबल और रिपोजिटरी टेबल। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि इन जनरल पर्पस टेबल के जो अदर नेम है वो क्या होते हैं। ठीक है, आई होप सो कि जनरल पर्पस टेबल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर आते हैं स्पेशल पर्पस टेबल पे। तो स्पेशल पर्पस टेबल जैसे कि मैंने आप लोगों को समझा ही दिया, किसी पर्टिकुलर स्पेशल जो हमारा एक कोई टॉपिक होगा या कोई स्टडी होगी उस पर जो टेबल बनाया जाए वो होता है स्पेशल पर्पस टेबल। ठीक है, सो दीज टेबल्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर इंक्वायरी। ये जो टेबल्स होते हैं ये किस चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर इंक्वायरी की। यहाँ पर जो है सारा ही हम लोग अपने टेबल में नोट डाउन नहीं करेंगे, जो डेटाज होते हैं या जो इंफॉर्मेशन होती है, कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन को ही जो है हम टैबुलेट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन फिगर्स ऑफ अ कंपनी फॉर दी नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, अगर प्रोडक्शन देखना है मुझे कि नंबर कुछ प्रीवियस ईयर से क्या ट्रेंड चल रहा है प्रोडक्शन में, आगे क्या हो सकता है, या जो है प्रोडक्शन में अगर मुझे कुछ ईयर्स में कंपैरिजन करना है तो मैंने सिर्फ क्या लिया है, प्रोडक्शन फिगर्स लिए। ठीक है, अब इसके अलावा मैंने दूसरे फिगर्स नहीं लिए कि कितने डिमांड है, कितनी सप्लाई, ये सब नहीं, मुझे प्रोडक्शन देखना था तो मैंने सिर्फ प्रोडक्शन लिया। अगर मैं कोई एक कंपनी का ऐसे ही पूरा एक टेबल बनाती तो उसमें मैं जो प्रोडक्शन, डिमांड,
डिमांड, सप्लाई, रॉ मटेरियल आप कितने यूज कर रहे हो, ये सब कुछ उसमें हो सकता था। वो हो जाता क्या, जनरल पर्पस, ठीक है। So these tables are generally very brief and are used to present the results of analysis of the data, ठीक है। ये जो tables होते हैं जनरली कैसे होते हैं, ब्रीफ होते हैं, और ये जो है ये आपका कोई भी डेटा का एनालिसिस प्रेजेंट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज टेक्स्ट टेबल और समरी टेबल और एनालिटिकल टेबल, ठीक है। स्पेशल पर्पस टेबल को आप इन 3 अदर नेम से भी जानते हो, ठीक है। फिर आता है हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डेटा, ठीक है। अब नेचर ऑफ डेटा में हमने 2 चीजें पढ़ी, एक था ओरिजिनल टेबल और एक था क्या, डिराइव टेबल। अब ओरिजिनल टेबल जो है स्टूडेंट्स, जैसे कि नेम से समझ में आ गया है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो आप ओरिजिनल फॉर्म में नोट डाउन करने वाले हो, ठीक है। जो आप टेबल बनाओगे वो ओरिजिनल डेटा या ओरिजिनल इंफॉर्मेशन से बनेगा। इट मीन्स कि जैसी भी कलेक्ट हुई है उसके वैसे ही क्या करना, टैबुलेट करना। उसमें जो है आपके जो है कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी राउंड फिगर नहीं करोगे या कोई भी जो है उसमें एडजस्टमेंट नहीं करोगे। जो ओरिजिनल फिगर्स आपको मिले उन्हीं फिगर्स को आप क्या करने वाले हो, नोट डाउन करने वाले हो ऐसे टेबल में, ठीक है। तो इन्हें हम बोलते हैं ओरिजिनल टेबल। सो द ओरिजिनल टेबल कंटेन्स द स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, दैट इज फिगर्स इन दिस टाइप ऑफ टेबल आर नॉट राउंडेड अप, ठीक है। It contains data which was initially collected from the primary और original source, ठीक है। जो ओरिजिनल सोर्स से जैसा डेटा आया वैसा ही हम उसे क्या करते हैं, फ्रेम करते हैं, टैबुलेट करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी टेबल और क्लासिफिकेशन टेबल, ठीक है। प्राइमरी टेबल क्यों बोला, बिकॉज हम जो है वो ओरिजिनल सोर्स या जो प्राइमरी सोर्स से जैसा भी डेटा कलेक्ट हुआ है उसी वैसे ही जो है उसी फॉर्म में जो है हम उसे टेबुलेट करते हैं, इसलिए इसे प्राइमरी टेबल भी कहा जा सकता है या फिर क्लासिफिकेशन टेबल भी कहते हैं, ओके। फिर डिराइव्ड टेबल, तो अब डिराइव टेबल क्या हो गया, ओरिजिनल समझ में आ गया। अब डिराइव क्या हो गया कि आप जो है एडजस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। आपने और कहीं से ये टेबल जो है वो अराइज किया है, ये इंफॉर्मेशन आपने प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट नहीं की है, ठीक है। तो यही जो आपके सेकेंडरी सोर्स से जो टेबल कलेक्ट की, जो डेटा कलेक्ट किया आप और किसी चीज से डिराइव कर रहे हो आपके टेबल को, तो वो आ जाता है आपका डिराइव्ड टेबल। So the table which presents results derived from the original data like averages, percentages, ratios, etc. is known as derived table. It expresses the information derived from original और primary tables, ठीक है। ओरिजिनल और प्राइमरी टेबल से जो इंफॉर्मेशन गेन की जाती है वो एक्सप्रेस की जाती है किसमें, डिराइव टेबल्स में। इट इज नोन एज डेरिवेटिव टेबल, ओके। तो आई होप सो कि डिराइव टेबल भी क्लियर होगा। फिर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटेंट ऑफ कवरेज पर सिंपल टेबल। सिंपल टेबल जो है वो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, जिसमें कि बहुत ज्यादा जो है आपके सबहेड्स नहीं होंगे, ठीक है। 1-2 ही जो है आपके क्या होंगे, वेरिएबल्स, और आप जो हो उसे बहुत ज्यादा, मतलब कि एक ही टेबल में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होगी, वो होते हैं आपके सिंपल टेबल। This is the simplest form of a table in which data is presented according to one characteristics only, ठीक है। एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर या एक कैरेक्टरिस्टिक्स पर ही जो इंफॉर्मेशन लिखी जाती है वो आता है आपका डिराइव्ड, वो कहलाते हैं आपके सिंपल टेबल, ठीक है। यूनिवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रेजेंटेड इन वन वे टेबल एज ओनली वन वेरिएबल इज अंडर स्टडी, ठीक है। सिंपल टेबल को स्टूडेंट्स आप वन वे टेबल भी बोल सकते हो, और जो यूनिवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल आता है, ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आप जो है जो टेबल में फ्रेम करते हो वो कहलाता है आपका सिंपल टेबल या फिर वन वे टेबल, ठीक है। बिकॉज ओनली वन वेरिएंट, दिस इज ऑल्सो नोन एज वन वे टेबल और फर्स्ट ऑर्डर टेबल, ठीक है। ये इसके क्या होगा, ये होगा इसके अदर नेम्स, ओके। ये कुछ इसका एग्जाम्पल हो गया, मतलब टेबल हो गया, इसमें हमने सेक्शंस लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है सेक्शंस, और ये हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हुआ क्या, सिंपल टेबल, ठीक है। फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स टेबल पर। कॉम्प्लेक्स टेबल जो है वो क्या होते हैं, सो अ टेबल विच प्रेजेंट्स डेटा अकॉर्डिंग टू 2 और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज कॉम्प्लेक्स टेबल, ठीक है। ऐसा टेबल जो कि रिप्रेजेंट करता है, जो प्रेजेंट करता है डेटा को 2 या मोर कैरेक्टरिस्टिक्स में, ऐसे टेबल्स को हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टेबल्स, ठीक है। मतलब कि यूनिवेरिएंट या वन वे टेबल जो था हमारा, उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल था, कॉम्प्लेक्स टेबल में
एक से ज्यादा होगा, मतलब कि या तो 2 वेरिएबल होंगे या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्लेक्स टेबल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब इन्हें जो है हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो क्या है 3 पार्ट्स? वो कुछ ये है, ठीक है। 2-वे टेबल, दैट इज व्हाट, डबल टेबल, 3-वे टेबल और मेनी फोल्ड टेबल, ठीक है। ये जो है आपका मेनी फोल्ड टेबल, या तो आपका 2-वे टेबल हो सकता है, 3-वे टेबल हो सकता है, या फिर मेनी फोल्ड टेबल होगा। अब जैसे कि नेम से ही समझ में आ गया हमें, 2-वे टेबल जिसमें कि 2 वेरिएबल्स होंगे, वो हो गया आपका 2-वे टेबल या फिर डबल टेबल। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट 2 इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोमेना, ठीक है। जैसे कि ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल देख लो, सेक्शन लिया, सेक्शन इज अ वेरिएबल, इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स शो किए, बॉयज एंड गर्ल्स में हमने उसे क्या किया, डिवाइड किया, तो ये बना क्या, 2-वे टेबल। यहाँ पर हम जो है 2 कैरेक्टरिस्टिक्स में इसे शो करते हैं, ठीक है। फिर आता है 3-वे टेबल या फिर ट्रिपल टेबल भी इसे बोला जा सकता है, जिसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी डेटा की, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 3-वे टेबल। सो इन अ 3-वे टेबल 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेटा आर क्लासिफाइड। जैसे कि वही सेम एग्जाम्पल, या जो है हम अगर एग्जाम्पल चेंज करें तो ये कुछ लिया हमने कि हमने जो है एक मैन हेड क्या हुआ, सेक्शंस हुए, फिर बॉयज हुए, गर्ल्स हुए, ठीक है। अब ये बॉयज और गर्ल्स में आप देखोगे कि ये फिर से क्या हुआ है, हमने इसे डिवाइड किया है, बॉयज गर्ल्स एंड टोटल लिया है, ठीक है। हॉस्टलर्स, डे स्कॉलर्स, फिर इधर भी हॉस्टलर्स, डे स्कॉलर्स एंड दिस, ठीक है। तो ये कुछ 3 वेज में हमने इसे क्या किया है, कैटेगराइज किया है। हम जो है बॉयज को देख रहे हैं, गर्ल्स को देख रहे हैं एंड एट द एंड टोटल देख रहे हैं, ठीक है। हॉस्टलर्स में आप देखोगे, हॉस्टलर्स का हमने बॉयज का अलग देखा, गर्ल्स का अलग देखा एंड जो टोटल है वो भी अलग देखे, ठीक है। तो ये कुछ जो 3 वेज में आप डिवाइड करते हो, जैसे कि आप गर्ल्स के अंदर देखो तो हॉस्टलर्स में डिवाइड हुआ, डे स्कॉलर्स में डिवाइड हुआ एंड टोटल में डिवाइड हुआ, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे क्या, 3-वे टेबल्स, ठीक है। फिर आता है मैनीफोल्ड टेबल। अब मैनीफोल्ड टेबल क्या होता है, मैनीफोल्ड टेबल इट मींस जो कि 3 से ज्यादा जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए वो आता है मैनीफोल्ड टेबल, ठीक है। सो द टेबल व्हिच एक्सप्लेन्स मोर देन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेटा इज नोन एज मैनीफोल्ड टेबल। एग्जांपल, इन 11th क्लास देयर आर 120 स्टूडेंट्स आउट ऑफ व्हिच 70 आर बॉयज। आउट ऑफ 70 बॉयज 30 बॉयज बिलोंग टू साइंस स्ट्रीम and 25 are students of art stream. There are 10 girls in science stream and 35 in commerce stream. Please present these facts in the table, ठीक है। ये एक हमारे पास में क्वेश्चन दिया है और ये बोला है कि इसे आपको क्या करना है, प्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, ठीक है। तो देखो स्ट्रीम ली गई, नंबर ऑफ बॉयज लिए गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ली गई, बॉयज गर्ल्स एंड टोटल लिया, ठीक है। तो ये कुछ क्या बता रहा है कि पहले आपने जो है स्ट्रीम्स के बेसिस पर डिवाइड किया, इधर जो है आप बॉयज एंड गर्ल्स के बेसिस पर डिवाइड कर रहे हो और फिर एट द एंड जो है टोटल भी ले रहे हो, ओके। टोटल आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि बॉयज एंड गर्ल्स में देख रहे हैं एंड टोटल नंबर कि हर एक स्ट्रीम में कितने स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो ये कुछ होता है क्या, आपका मैनीफोल्ड टेबल, ओके। आई होप सो स्टूडेंट्स कि ये जो हमारे सारे टाइप्स ऑफ टेबल हैं ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अगर उसका हम एक फ्लो चार्ट के बेसिस पर देखें तो कुछ ये फ्लो चार्ट बनेगा कि इसमें जो है हमने पूरे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 120 स्टूडेंट्स, इन्हें 70 एंड जो बॉयज एंड गर्ल्स में डिवाइड किया। नाउ जस्ट टू करेक्ट, एक छोटी सी करेक्शन है, ये जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, ये इसका आपके मैनीफोल्ड का नहीं होगा, ये जस्ट इन एग्जाम्पल है टू शो कि आपको टेबल कैसे बनाना होता है, ठीक है। टेबल को बनाने का तरीका हमें सीखना है, इसलिए ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो है ये आपका मैनीफोल्ड टेबल नहीं होगा, ओके। नाउ आई होप कि ये चीज क्लियर होगी। अब इस क्वेश्चन को देखकर हमें क्या टेबल फ्रेम करना है, टेबल को कैसे फ्रेम किया जाता है वो सिखाने के लिए मैंने ये पर्टिकुलर एग्जांपल लिया था। अब देखो इस टेबल में स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास में सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं थी। क्या क्या गिवन था हमें कि एक क्लास में 120 स्टूडेंट्स हैं, ओके, जिसमें से 70 जो है वो क्या है, बॉयज हैं, ठीक है। तो अगर 70 बॉयज है तो बची हुई क्या होंगी, बची हुई गर्ल्स होंगी, है ना। 50 क्या हो गई, गर्ल्स हो गई। अब जो 70 बॉयज है स्टूडेंट्स, उसमें से 30 बॉयज है जो कि साइंस स्ट्रीम के हैं एंड 25 स्टूडेंट्स हैं, 25 बॉयज हैं जो कि आर्ट्स स्ट्रीम के हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें 30 और 25 का जो है प्रपोर्शन मिल गया, मतलब कि 55, लेकिन 55 और 70 में डिफरेंस है, तो ये जो डिफरेंस है ये कहाँ जाएंगे, ये
ये कॉमर्स के बच्चे बन जाएंगे, ठीक है, कॉमर्स में जो बॉयज हैं वो बन जाएंगे। अब अगर हम गर्ल्स देखें, सो देयर आर 10 गर्ल्स इन साइंस स्ट्रीम, साइंस की 10 गर्ल्स गिवन है, कॉमर्स की 35 गर्ल्स गिवन है। अब हमें पता है कि जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है वो कितनी होंगी, वो होंगी 50, क्योंकि हमने 120 में से 70 को माइनस किया तो 50 आ गई। अब उसके बाद में हमें पता है कि साइंस में 10 है, आर्ट्स में कितनी, सॉरी कॉमर्स में 35 है, ठीक है, ये दोनों चीजें गिवन है। तो 35 प्लस 10 कितना हो गया, 45 हो गया। हम 50 में से 45 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आर्ट्स में कितनी गर्ल्स है, दैट इज ये 5 गर्ल्स आ गई, ठीक है। सेम गोज टू बॉयज, बॉयज में हमें गिवन है कि साइंस में 30 है, आर्ट्स में 25 है, तो जो बचे हुए होंगे मतलब कि 30 प्लस 25 कितना हो गया, 55। 70 में से 55 माइनस करो, कितना आया, 15, तो ये बन गए क्या, कॉमर्स के स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस वे से हमें जो है अपनी पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो मिल गई, जो नंबर्स है वो मिल गए, ठीक है। अब इन नंबर्स को हमें क्या करना है, टेबल बनाना है और उसमें फ्रेम कर देना, उसमें पुट कर देना है। तो इस वे में जो है टेबल का फॉर्मेशन हो सकता है इजीली, ठीक है। आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि आपको टेबल कैसे बनाना होता है। और साथ ही साथ में ये जो हमारा पूरा चैप्टर था टेबुलेशन ऑफ डेटा, या फिर मैं बोलूं कि टेबुलर प्रेजेंटेशन, या आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जो एक छोटा सा चीज और इजी सी चीज सीखने वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से वीडियोस कैसे एक्सेस करना है। तो गूगल ओपन करना है आपको, उस पर टाइप करना है www.magnetbrains.com, तो जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसे स्क्रॉल कीजिएगा, स्क्रॉल करने पर स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर जो है ऑप्शंस दिखेंगे, फ्रॉम क्लास 12th to class 1st kindergarten term 1 एग्जाम, एक्स्ट्रा लर्निंग एंड एनसीईआरटी एग्जाम प्लस, ठीक है। ये सारे आपको जो है ऑप्शंस दिखेंगे। जिस भी क्लास का वीडियो आपको देखना है उस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे कि हमें क्लास 11th का देखना है तो हमने क्लास 11th पर जो है क्लिक किया, तो क्लास 11th की जितनी भी प्लेलिस्ट होंगी, ठीक है, वो सारी आपको विजिबल हो जाएंगी। जब आप इसे स्क्रॉल करोगे तो आपको और भी जो प्लेलिस्ट है वो दिखेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ आपको 11th इकोनॉमिक्स दिखेगा, इंडियन जो आपका स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है और माइक्रो इकोनॉमिक्स है, दोनों ही अलग अलग जो प्लेलिस्ट है उसमें फ्रेम्ड है, ठीक है, उसमें बनाए गए हैं, ओके। तो अब आपको वीडियोस कैसे एक्सेस करना है, जब आप इसे स्क्रॉल करोगे तो आपको प्लेलिस्ट तो अच्छे से दिखी जाएगी। वहां पर स्टूडेंट जैसे डाउन साइड इस पर्टिकुलर पोजीशन पर या इस प्लेस पर जो है वॉच नाउ का ऑप्शन है, उस वॉच नाउ पर क्लिक करना। वॉच नाउ पर क्लिक करने से कुछ ये ओपन होगा, ठीक है। अब ये जो वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस आपको दिख रहा है, इसके अंदर आपके जो सारे चैप्टर हैं उनके जो सारे टॉपिक है वो सिस्टमैटिकली अरेंज्ड मिलेंगे। नाउ कैसे देखना है, ये जो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन है उसका ओवरव्यू हमें पढ़ना है, तो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन पर क्लिक करना। इससे जो इसके अंदर के जितने भी टॉपिक्स है वो सारे आपको विजिबल हो जाएंगे। ओवरव्यू आपको दिखेगा, उसके आगे आपको वॉच नाउ का सेक्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना। उस पर क्लिक करने से जो वीडियो है वो प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब वीडियो के इस साइड पर डाउन साइड नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन है, इफ आपको नेक्स्ट वीडियो पर जाना है तो इस पर क्लिक करें, इफ नहीं जाना है नेक्स्ट पर और कुछ देखना है तो यहाँ से कैंसिल कर दो। कैंसिल करने से जो वेबसाइट का होम पेज है वो वापस ओपन हो जाएगा और इसी वे में आप किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो स्टूडेंट्स जो हमारे यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को शेयर करें एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। आई होप सो कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।